Hello everyone, this is Sakshi and we are studying geography together. स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षास्त्र एजुकेशन के YouTube चैनल पर, जहां हम स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर 3 ऑफ क्लास 8। और हम चैप्टर 3 में ऑलरेडी एग्रीकल्चर और फार्मिंग सिस्टम को पढ़ चुके हैं। हमने 2 टाइप्स के फार्मिंग सिस्टम देखे थे, दैट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। अब इस जो कमर्शियल फार्मिंग और सब्सिस्टेंस फार्मिंग में कौन कौन से मेजर क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, वो क्रॉप्स अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कौन कौन से वो मेजर क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जो हमारे नॉर्मल फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती थी, उसमें तो जो क्रॉप्स थे वो अपने अकॉर्डिंग ग्रो कर लेते थे। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में जो इतनी सारी पॉपुलेशन है, उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ मेजर क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं मेजर पार्ट्स में इंडिया के, तो वो हम देखते हैं। सो अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। हम देख रहे हैं डे बाय डे जो पॉपुलेशन है वो कितनी ग्रो होते जा रही है। अब जब पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो हमें हमारी फूड रिक्वायरमेंट भी तो इंक्रीज हो रही है, फूड के लिए जो नीड है वो भी तो इंक्रीज हो रही है। तो हमें भी क्या करना है, तो हमारी जो क्रॉप्स की नीड है, तो जो हमें अब नाउ जब पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, सो व्हाट वी नीड अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। हमें ज्यादा क्रॉप्स चाहिए। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? एग्रो मीन्स यहाँ पे समझ में आ रहा है एग्रीकल्चर। तो ऐसे इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाती हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, उन्हें हम बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर से अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉपकॉर्न किससे बन रहा है? कॉर्न से बन रहा है। ब्रेड मेकिंग कंपनी किससे बन रहा है? फ्लोर से बन रहा है। तो इन सबको क्या चाहिए है? रॉ मटेरियल चाहिए है अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। सो मेजर फूड क्रॉप्स आर, उसमें कौन कौन से मेजर फूड क्रॉप्स लगते हैं इस टाइप की इंडस्ट्री में, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में? दैट इज व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। अब मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स आर ऑल्सो द फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट और इनकी तरह ही, जैसे कि फॉर एग्जांपल ज्वार, बाजरा और भी जो हैवी ग्रेन्स होते हैं वो ग्रेन्स कहलाते हैं मिलेट्स। उसके अलावा जूट और कॉटन आर ऑल्सो द फाइबर क्रॉप्स, जो कि जिससे कि हम क्या बनाते हैं? फाइबर, मतलब क्लोथ बनता है। तो दैट आर ऑल्सो द मेजर क्रॉप्स विच आर ग्रोन। इंपॉर्टेंट बेवरेजेस जैसे टी और कॉफी इंडिया में बहुत ज्यादा कंज्यूम की जाती है एज अ बेवरेज, तो दीज क्रॉप्स आर ऑल्सो ग्रोन, दीज आर ऑल्सो द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मेजर क्रॉप्स में। सबसे पहला क्रॉप है राइस। देखिए राइस का कल्टीवेशन, राइस का प्रोडक्शन कैसे होता है, इस पिक्चर में आप देखिए क्लियरली। क्या होता है, पहले एक साथ बहुत सारे राइस के प्लांट सैपलिंग्स को एक पर्टिकुलर प्लेस पे लगा दिया जाता है। फिर जब वो थोड़े ग्रो हो जाते हैं, थोड़े हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो वहां से उनको रिमूव करके इस टाइप के जो मार्शी एरिया होता है ना, जहाँ पे वाटर बहुत सारा होता है, इस टाइप के एरिया में एक एक सैपलिंग को ऐसे करके लगाया जाता है। आई होप आपको वीडियो में इस पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है कि किस टाइप से राइस का कल्टीवेशन होता है। तो चलिए राइस देखते हैं। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाने वाला जो क्रॉप है, दैट इज राइस। So it is the staple diet of tropical and subtropical region. Staple मतलब क्या होता है पता है? स्टेपल मतलब होता है बासा फूड। तो स्टेपल मतलब रेगुलर फूड है ये किन लोगों का? जो पीपल हु आर लिविंग इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो वी इंडियन वी आर ऑल्सो लिविंग इन दिस ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है? आप ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज आते हैं, इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा किस चीज का कंजप्शन होता है? राइस का। सो राइस नीड हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। आपको पता है राइस को ग्रो करने के लिए एक सिंगल राइस को ग्रो करने के लिए उसका 10 टाइम वाटर रिक्वायर्ड होता है, उसको ग्रो करने के लिए 10 to 20 टाइम्स। सो
राइस को ग्रो करने के लिए एक तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, विंटर्स में नहीं हो सकता। ये जो सनलाइट है इसको सनलाइट भी प्रॉपर चाहिए, ह्यूमिडिटी भी चाहिए, मतलब मॉइस्चर वाला सीजन चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए। उसके अलावा रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा देख सकते हैं आप फील्ड्स में कितना ज़्यादा वाटर यहाँ पे स्टोर है। सो दिस मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू ग्रो द राइस एंड इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉइल। अब ये एलुवियल क्लेई सॉइल के सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल जो होती है दैट इज एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल क्लेई सॉइल में ग्रो किया जाता है मेनली क्या, राइस विच कैन रिटेन वाटर, जो कि सबसे ज़्यादा वाटर को होल्ड करके रख सकती है। कौन सी सॉइल रख सकती है, एलुवियल सॉइल, जो कि जनरली कहाँ प्रेजेंट होती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में और कोस्टल एरियाज में भी हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है ना राइस का कहाँ होता है, चाइना में होता है। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो राइस का कौन करता है, चाइना करता है। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन करता है, इंडिया करता है, एंड देन फिर जापान, श्रीलंका और इजिप्ट। तो ये सारे कंट्रीज है, मतलब हमारा इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज़ का, राइस का। उसके बाद इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एज एन, अब ये कहाँ पे होता है इंडिया में, कहाँ पे इसकी फेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं, वो वेस्ट बंगाल होता है एंड बांग्लादेश। 2 ऑफ द 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन एयर। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाला जो रीजन है यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी वो जो एरिया है कोस्टल एरिया तो है, साथ साथ वहाँ पे डेल्टा भी है। कौन सा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा, दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और उस डेल्टा में ही क्योंकि वाटर रिटेन करने की जो कैपेसिटी होती है वहाँ की सॉइल की बहुत ज़्यादा होती है, और वहीं पे कौन सी सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल होती है। सो दैट्स वाई सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो राइस का वो कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल और इन बांग्लादेश वाला जो पार्ट है देयर। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब हमारा नेक्स्ट क्रॉप है वीट। अब देखिए वीट का प्रोडक्शन ना यूजुअली सारे ही एरियाज में हो सकता है, एवरीवेयर वी कैन ग्रो द वीट, लेकिन प्रोड्यूस तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, आउटपुट है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ सॉइल। वो उस पर डिपेंड करता है, सो अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल और द क्लाइमेटिक कंडीशन। सो वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। वीट को उतना ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड नहीं होता है जितना कि राइस को ग्रो करने के लिए होता है। वीट कौन से सीजन में हम लगाते हैं, यूजुअली विंटर वाला जो सीजन आता है मॉनसून रेनी के बाद, देन वी ग्रो आफ्टर ग्रोइंग द राइस इन रेनी सीजन, उसका जो हार्वेस्टिंग हो जाता है उसके बाद हम क्या लगाते हैं, वीट लगाते हैं। सो वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर होता है, रेनफॉल भी कब चाहिए उसको, विंटर के टाइम पे कम चाहिए बट उतनी हैवी नहीं चाहिए, ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन, ऑल्सो इट रिक्वायर्स ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। देखिए ग्रो करते टाइम तो उतनी सनशाइन नहीं है, जो टेम्परेचर है वो कैसा चाहिए उसको, कूल, थोड़ा विंटरी, लेकिन जब इसका हार्वेस्ट का टाइम आता है तब उसे प्रॉपर सनशाइन, मतलब कि जब हम ग्रो करते हैं इसको तो विंटर सीजन के स्टार्टिंग में ग्रो करते हैं और एट द एंड जब विंटर सीजन खत्म हो चुका होता है और समर सीजन स्टार्ट होने वाला है, दैट टाइम वी हार्वेस्टेड। तो कब हार्वेस्ट करते हैं, जब सनशाइन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। अब ये जनरली यूजुअली कहाँ प्रेजेंट होता है, लोमी सॉइल में, ठीक है ना, जहाँ पे कि वाटर उतना ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखती है, लोमी सॉइल। वीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो इतने सारे कंट्रीज में प्रोडक्शन होता है। तो मैंने बताया ना वीट का प्रोडक्शन यूजुअली ज़्यादातर पार्ट में होता है। और इंडिया में कब ग्रो की जाती है वीट, विंटर सीजन में। तो विंटर सीजन में क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट मॉडरेट होता है, टेम्परेचर मॉडरेट होता है, लेकिन जब ये हार्वेस्ट होती है तब तक टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो एट दैट टाइम वी हार्वेस्ट इट। आगे देखते हैं इसी में नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्रॉप है मिलेट्स। अब देखिए मिलेट्स क्या होते हैं, दे आर नोन एज द कोर्स ग्रेन, इन्हें हम कोर्स ग्रेन बोलते हैं, एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। अब ऐसा एरिया अगर प्रेजेंट है हमारे इंडिया में जहाँ पे कि
जो सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, सैंडी सॉइल है, ज़्यादा वाटर को होल्ड नहीं करके रखती, तो इस टाइप के एरिया में वी कैन ग्रो मिलेट्स। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा इस टाइप के मिलेट्स की, ज्वार बाजरा ऐसे मोटे अनाज जिन्हें हम बोलते हैं वो ग्रो की जाते हैं, उन्हें हम मिलेट्स बोलते हैं। सो इट इज़ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल, इसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, टेम्परेचर मॉडरेट चाहिए होता है और रेनफॉल भी एडिक्वेट, ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसमें कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, मेनली ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी, और जो तो ये मेनली इंडिया में ये वाले मिलेट्स हैं जो कि ग्रो किए जाते हैं, और ऐसे पार्ट्स में जहाँ पर कि जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। अदर कंट्रीज, इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज हैं, दैट इज नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर, तो ये कुछ कंट्रीज हैं वेयर द कल्टिवेशन ऑफ मिलेट्स गोइंग ऑन, जहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप देखते हैं हम, दैट इज मेज। तो मेज की फोटो आपको दिख रही है, जिसे हम कॉर्न भी बोलते हैं। तो इसका प्रोडक्शन कब और कैसे होता है? मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, वीट की तरह ही इसे भी मॉडरेट टेम्परेचर ही रिक्वायर, नो नॉट लाइक द वीट, इट रिक्वायर्स द रेनफॉल एंड टेम्परेचर लाइक द राइस। राइस की सीजन में ही तो इसको ग्रो किया जाता है मॉनसून और रेनी सीजन में। सो इट रिक्वायर्स रेनफॉल एंड लॉट ऑफ सनशाइन। तो रेनी सीजन में हम इसको ग्रो करते हैं इन इंडिया एंड रिक्वायर्स लॉट ऑफ रेनफॉल एंड लॉट ऑफ सनशाइन एज वेल। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। अब इसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, मतलब ऐसी सॉइल जो फर्टाइल भी हो एज वेल एज इट कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, देयर इट कैन ग्रो। मेज इन ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका। अब ज्यादातर मेज कहाँ ग्रो होते हैं? दैट इज इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको। सो दीज आर द कंट्रीज वेयर द प्रोडक्शन ऑफ मेज गोइंग ऑन, जहां पे प्रोडक्शन होता है मेज का। नाउ लेट्स मूव अहेड। हमारा नेक्स्ट क्रॉप देखने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। That is, so do you know maize is also known as corn? तो ये तो हमें ऑलरेडी पता था कि मेज को हम क्या बोलते हैं? कॉर्न बोलते हैं। So various colorful varieties of corn are found across the world। देखिए इस ऐसे कलरफुल कॉर्न हमें देखने को मिलते हैं, इस टाइप के, ये डिफरेंट टाइप्स के, कहीं रेड, ब्राउन, डार्क ब्राउन, पर्पल कलर में भी आते हैं, येलो के भी डिफरेंट शेड्स आते हैं। तो दिस इज सम इंटरेस्टिंग फैक्ट कि मेज बहुत सारे कलर्स में भी प्रेजेंट होता है। अब हमारा नेक्स्ट हम क्रॉप की तरफ मूव करते हैं, दैट इज कॉटन। तो कॉटन तो आप सब जानते हैं, कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। तो ये कॉटन के क्लोथ्स जो बन रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? कॉटन फील्ड्स, कॉटन के क्रॉप से। अब कॉटन क्रॉप कहाँ कैसे ग्रो होता है, चलिए देखते हैं। तो कॉटन क्रॉप्स, कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। अभी इसको 200 डेज अप्रॉक्स ग्रो होने के लिए लग जाते हैं। मतलब कितने मंथ हो गए? 6 मंथ अप्रॉक्स। तो नॉर्मली किसी भी ग्रोथ, किसी भी क्रॉप को ग्रो होने के लिए इतना, तो मतलब यूजुअली 4 to 5 मंथ्स तो लग ही जाते हैं। तो इट रिक्वायर्स 6 मंथ्स। अब ये कहाँ, और इसमें ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है, और इसको हाई टेम्परेचर, मतलब वी कैन ग्रो इट इन द आफ्टर द विंटर सीजन, मतलब समर स्टार्ट, विंटर भी थोड़ा एंडिंग पे होता है, दैट टाइम इट कैन बी ग्रोन। अब ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ब्लैक सॉइल और अलूवियल सॉइल में। ब्लैक सॉइल कहाँ पे? प्लेट्यू में प्रेजेंट है इंडिया में। अलूवियल सॉइल कहाँ प्रेजेंट है? नॉर्दर्न प्लेन्स में। तो इतने पार्ट में कॉटन का प्रोडक्शन होता है इंडिया में। अब कौन से लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के, देखते हैं। चाइना है, यूएसए है, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट। दीज आर द लीडिंग producers of cotton and it is one of the main raw material for cotton textile industry। इंडिया में जो जितनी भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जहाँ पे भी है, उन सब के लिए रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन ही है। तो यहीं से, हाँ, इन्हीं कंट्रीज से रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वर्ल्ड में जितनी भी है, जहाँ भी है, वो यहीं से उनके लिए रॉ मटेरियल सप्लाई होता है। सो
अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप देखते हैं जूट। देखिए जूट आपने देखा होगा, ऑब्वियसली जूट के बैग्स इस टाइप का फाइबर होता है, तो इसका भी प्रोडक्शन किया जाता है। कैसे किया जाता है देखते हैं। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं क्योंकि इसका कलर वैसे तो गोल्डन नहीं होता है, बहुत रफ सा कलर होता है। हमने जनरली जूट के बैग्स इस टाइप के देखे होंगे, रस्सी देखी होगी, रस्सी जो होती है दैट इज ऑल्सो अ जूट। तो हम जूट को क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर भी बोल सकते हैं। अब ये कहाँ ग्रो होता है, ये तो मेनली अलुवियल सॉइल में ही ग्रो होगा, उसके अलावा और कहीं नहीं होगा। अलुवियल सॉइल क्या होती है, सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है और सबसे ज्यादा वाटर को होल्ड करके रखती है। ह्यूमिडिटी मॉइस्चर इसमें बहुत ज़्यादा होता है एंड ऑल्सो इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल्स एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा चाहिए, ह्यूमिड, मतलब जिसमें कि मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट हो, रेनफॉल भी बहुत हैवी चाहिए। तो ये जनरली नॉर्दर्न प्लेन्स में ही होता है। नॉर्दर्न प्लेन्स में जूट का प्रोडक्शन बहुत होता है क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल है वो अलुवियल सॉइल प्रेजेंट होती है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल, और वाटर भी वो सबसे ज़्यादा होल्ड करके रखती है। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरिया। अगेन हम बात करें ट्रॉपिकल एरिया कौन सा, ट्रॉपिकल रीजन जो है, इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। सबसे ज्यादा जूट जो वर्ल्ड में प्रोड्यूस होता है वो कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, इंडिया में और बांग्लादेश में। सो दीज आर द टू लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्रीज ऑफ द जूट। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यूज। अब हम अपने नेक्स्ट बेवरेज क्रॉप पर आते हैं, दैट इज कॉफी। कॉफी भी इंडिया में बहुत ज्यादा कंज्यूम की जाती है। अब इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, देखते हैं जल्दी से। देखिए कॉफी जिस टाइप से आपको मार्केट में अवेलेबल होती है, जिस वे में आप कंज्यूम करते हैं वैसी ग्रो नहीं होती है। इस टाइप के कॉफी सीड्स होते हैं जिनको फिर प्रोसेसिंग करके उसको जैसी कॉफ़ी आप पीते वैसी बनाई जाती है। तो देखिए कहाँ, कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, गर्म चाहिए इसको, गर्म क्लाइमेट, और वेट मतलब कि ह्यूमिडिटी वाला, मॉइस्चर वाला क्लाइमेट चाहिए है। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लोमी सॉइल में। लोमी सॉइल कहाँ है, माउंटेन वाले एरिया में, हिल स्लोप्स जो है वहाँ पे, और इसके अलावा जो हमारा कोस्टल एरिया में हिल्स हैं, ठीक है ना, हमारी हिल रेंजेस जो है वहाँ पे भी इसका प्रोडक्शन होता है। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। तो हिल स्लोप्स कहाँ कहाँ पे है हमारे इंडिया में, कोस्टल एरिया मतलब जहाँ पे प्लेट्यू एंड हो रहा है वहाँ पे हिल एरिया जो है वहाँ पर ग्रो होते हैं। इसका लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा कोलंबिया एंड इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन अच्छे लेवल पर होता है। मतलब ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है दैट इज इन कोलंबिया एंड इंडिया। हम उन्हीं क्रॉप्स की ज़्यादा बात कर रहे हैं जो कि इंडिया में भी ग्रो किए जाते हैं। तो चलिए आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। हम हमारा नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि इंडिया में चाय के बिना तो काम चलता ही नहीं है, हमारा इम्पॉर्टेंट बेवरेज है। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ग्रो होता है और क्या क्या फीचर्स हैं इसके। टी इज द बेवरेज क्रॉप ग्रोन इन ऑन प्लांटेशन। अब प्लांटेशन मतलब इसके जो प्लांटेशन जो कल्टीवेशन है वो कैसे किया जाता है, प्लांट सैपलिंग्स लगाई जाती हैं, टी के भी छोटे छोटे प्लांट्स के वे में लगाई जाती हैं। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट। अब इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए, कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। मतलब ये नॉर्दर्न इंडिया का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, कूल होता है। तो दैट्स व्हाई इट कैन बी ग्रोन इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। तो हमने देखे हैं ना चाय के सुंदर सुंदर बागान जो देखे हुए हैं हमने, तो वो कहाँ देखे, हमने इंडिया के नॉर्थ पार्ट में ही तो देखे हैं। तो यस इट इज ग्रोन इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ पे इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ हाई रेनफॉल फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। तो इसकी देखिए हम टी को जो यूज़ करते हैं उसकी क्या यूज़ करते हैं, उसके फ्रूट या सीड को यूज़ नहीं करते, वी यूजेज इट्स लीव्स को यूज़ करते हैं। तो हाँ, तो उसकी लीव्स की प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए व्हाट इट रिक्वायर्स रेनफॉल। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। अब कौन सी सॉइल में ये ग्रो हो सकती है, लोमी सॉइल में। एंड जेंटली स्लोप्स, जो स्लोप्स होते हैं ना हिली एरियाज में, माउंटेन्स में जो स्लोप्स जहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जाती है, तो टेरेस फार्मिंग में कौन सा प्लांट ग्रो किया जाता है, टी प्लांटेशन ही वहाँ पे किया जाता है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इट रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स टू पिक द लीव्स। अब देखो ये तो लीव्स तो ग्रो हो गई हैं, अब इसको एक एक लीव तोड़ी जाती है। पता है इसके हार्वेस्ट कैसे होता है, एक एक लीव तोड़ी जाती है। तो लीव तो अब मशीन से इतना ऐसी अभी तक मशीन बनी नहीं है जिससे कि लीव्स तोड़ सकें। सो व्हाट वी रिक्वायर, इसकी लीव्स तोड़ने के लिए वी रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ लेबर।
अब इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन कौन है देख लेते हैं। केन्या एक कंट्री है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन होता है, उसके अलावा इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, जबकि ये तो इंडिया का क्रॉप है ही नहीं। एंशिएंट टाइम से यहाँ पे इंडिया टी नाम का कोई क्रॉप नहीं होता था, लेकिन वो तो ब्रिटिशर्स के आने से जब ब्रिटिशर के साथ साथ टी भी आ गया, और अब इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी। उसके अलावा फिर चाइना है, श्रीलंका है, विच प्रोड्यूसेस बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी की जो टी होती है वो इन्हीं कंट्रीज़ के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है, दैट इज केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इतना आपको समझ में आया है। अब थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं, दैट इज हु डिस्कवर्ड द कॉफी प्लांट। कॉफी प्लांट को किसने डिस्कवर किया था और कैसे डिस्कवर किया था, देखते हैं। There are different versions about the discovery of coffee. कॉफ़ी की डिस्कवरी कैसी हुई उसके बारे में बहुत सी कहावतें हैं। एक हम देख लेते हैं। अबाउट AD 850 AD में काल्दी एन अरब गोस्ट हर्डर, एक गोस्ट हर्डर मतलब कि वो जो हर्डिंग्स को लेके घूमते हैं ना पर्सन, उनको वो हर्डर आया, हु वॉज पजल्ड बाय द क्यूर एंटिक्स ऑफ हिज फ्लोक टेस्टेड द बेरीज। उसने ऐसी पड़ी हुई थी इस टाइप की कॉफी सीड्स, उसको टेस्ट करके देखा। तो जब उसने टेस्ट करके देखा दैट एवरग्रीन ब्लश on these goats were feeding on experiencing a sense of exhilaration and he proclaimed his discovery to the world। जब उसने टेस्ट किया, उसकी जो शीप्स थी उन्होंने भी उसको खाया, and then when he tasted then he was surprised, so he told to overall world। So this was the fact related to this discovery of coffee plant। I hope इतना आपको समझ में आया है। अब हमने एग्रीकल्चर में इतने सारे क्रॉप्स की बात कर ली है, अब एट लास्ट हम डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की। देखिए धीरे धीरे एग्रीकल्चर में कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे हम एग्रीकल्चर में कैसे डेवलप कर रहे हैं, कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, दैट वी आर सीइंग हियर। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रिफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हमने पहले डिस्कस किया था, पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रही है, तो इतनी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट रिक्वायर है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं, सो दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया। क्रॉप करने वाला जो एग्रीकल्चर एरेबल लैंड है उसको अगर हम इंक्रीज कर दें, सो वी विल बी एबल टू मीट द डिमांड। नंबर ऑफ क्रॉप्स जो हम ग्रो कर रहे हैं वो हम ज्यादा ग्रो करने लगे, क्वांटिटी इंप्रूव हो, इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटी, जहां जहां पे भी एरेबल लैंड है वहां पे वाटर भी हम वाटर सप्लाई प्रोवाइड करके और इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करके वी कैन इंक्रीज द ग्रोथ। यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर, हम बेटर क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो हमें ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन आउटपुट मिलेगा। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जो सीड्स हैं वो हाई यील्ड वैरायटी के होंगे, जिसे हम बोलते हैं HYV सीड्स, जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स हैं, जैसे कि एक सीड से 10 टाइम्स उसका प्रोडक्शन निकले। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हमें मशीनाइजेशन मतलब मैकेनाइजेशन मतलब मशीन, अपडेटेड मशीन्स को यूज़ करना है, मशीन को यूज़ करके भी हम एडवांस एग्रीकल्चर कर सकते हैं। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मेन एम क्या है, टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, मतलब हमारे पास इतना फूड सिक्योर रहे कि हमारे एटलीस्ट जब तक नेक्स्ट हमारा स्टोरेज नहीं होता तब तक हम जो हमारा फूड स्टोर है वो हमारी डिमांड को फुलफिल कर पाए। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे देखते हैं कुछ अगेन फैक्ट्स दैट फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम हैव एक्सेस टू सफिशिएंट। अब फूड सिक्योरिटी कब होगी, जब हर एक पीपल को हर टाइम व्हेन ही नीडेड दैट टाइम उसको उतना सफिशिएंट फूड अवेलेबल हो इन सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। हर कोई ऐसे ही फूड नहीं जो कि सेफ नहीं है, फर्टिलाइजर मिक्सड, केमिकल मिक्सड है, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल होना चाहिए उनकी डेली की डाइटरी नीड्स को फुलफिल करने के लिए और फॉर
फूड प्रेफरेंसेस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ जीने के लिए जिस टाइप का फूड हमें रिक्वायर होता है उस टाइप का फूड अवेलेबल होना एट ऑल टाइम टू ऑल द पीपल एंड देन इन सफिशिएंट रिक्वायरमेंट, सो दैट इज कॉल्ड फूड सिक्योरिटी। एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये एग्रीकल्चर जो है अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइम पे डेवलप होती है। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। अब इंटेंसिव एग्रीकल्चर हमने अभी देखी थी, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है यूजुअली दे आर यूजिंग इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन इन स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना वहां पे तो एग्रीकल्चर कैसी हो रही है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हो रही है। और कौन सी वाली सब्सिस्टेंस, yes, subsistence agriculture is going on and intensive subsistence agriculture, जिसमें कि वो अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए ग्रो कर रहे हैं। सो लार्ज होल्डिंग आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर। लार्ज होल्डिंग किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल के लिए। हमें क्रॉप्स को सेल करने के लिए उसको लॉन्ग टाइम तक होल्ड करना है, लेकिन ह्यूमन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए तो वी रिक्वायर्ड सफिशिएंट। अब ये लार्ज होल्डिंग्स कौन कौन कहाँ पे की जाती है, जैसे यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में तो हम उतना ही ग्रो कर पाते हैं जितनी हमारी पॉपुलेशन को रिक्वायर्ड होता है। एक्स्ट्रा ग्रो कौन कौन कर पा रहा है, यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। विद द हेल्प ऑफ 2 केसेस स्टडीज ऑफ फार्म, वन फ्रॉम इंडिया एंड वन फ्रॉम यूएसए, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन एंड द डेवलप्ड कंट्री। तो देखिए 2 केसेस के साथ हम देखेंगे कि कैसे दोनों कंट्रीज में, that is in USA और that is in USA and India, कैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए पहले हम इंडिया की बात करते हैं। देयर इज स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। एक छोटा सा विलेज की बात चल रही है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में आदिलाबाद है, जहाँ पे मुन्ना लाल एक बहुत छोटा सा फार्मर वहाँ पे विलेज में है और उसका फार्म कितना है, जस्ट 1.5 हेक्टेयर्स का है। ठीक है, एक स्मॉल फार्मर से, और उसके पास 1.5 हेक्टेयर है। हिज हाउस इज इन द मेन विलेज, उसी विलेज में उसका घर भी है। एंड ही परचेजेस हाई यील्डिंग वेराइटी क्रॉप्स ऑफ सीड फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर। हर साल वो HYV सीड्स परचेज करता है अपने फील्ड में ग्रो करने के लिए। और ये कम फील्ड नहीं है उसके पास, 1.5 हेक्टेयर है, दैट इज इनफ, मोर देन इनफ, बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। एंड द लैंड इज फर्टाइल, लैंड भी कैसा है, फर्टाइल है, अच्छा है बहुत। एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स, तो वो एक साल में ग्रो करता ही है, विच आर नॉर्मली वीट और राइस। तो जनरली इंडियंस फार्मर्स जो होते हैं वो वीट और राइस ही ग्रो करते हैं। रेनी सीजन में राइस ग्रो कर लेते हैं, विंटर सीजन में वीट ग्रो करते हैं, और उसके अलावा वो पल्सेस भी ग्रो कर लेता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, देखो अभी इतने क्रॉप करने के बाद द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड एंड एल्टर एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर रिगार्डिंग द फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अब वो बहुत एडवाइजेस भी लेता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स से और उसके अलावा कुछ अपने फ्रेंड से भी, कि ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लोइंग। अब फील्ड को प्लो करने के लिए पहले सीड को लगाने के लिए, सो करने के लिए पहले क्या की जाती है, प्लोइंग की जाती है। तो प्लोइंग के लिए ही नीड अ ट्रैक्टर। सो दो सम ऑफ हिज फ्रेंड स्टिल यूज ट्रेडिशनल, क्योंकि अब उसके कुछ फ्रेंड्स तो क्या यूज करें, ट्रेडिशनल मैथड ही प्लोइंग की, जो पुराना वाला जो सिस्टम है विदाउट ट्रैक्टर वो यूज कर रहे हैं। मतलब बुलोक्स जो होते हैं ना, बैल जो होते हैं, उसको यूज करके वो प्लो वाला सिस्टम, जिसे हम हल बोलते हैं हिंदी में, उससे प्लो कर रहे हैं। सो देयर इज ट्यूब बैल इन द नियर बाय। उसके अलावा उनको इरिगेशन के लिए क्या प्रेजेंट है, ट्यूबवेल है, देयर इज ट्यूबवेल इन द नियर बाय फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरिगेट। और वो रेंट पे भी लेता है। अब ये हम पहले 2 केसेस देख लेते हैं, उसके बाद उसके रिजल्ट पे जाएंगे कि क्या रिजल्ट सामने आया है और क्या हो रहा है। मुन्ना लाल के पास 2 बफेलोज और फ्यू हैंस, कुछ बफेलोज और कुछ हैंस भी हैं। अब एक दूसरा केस देखते हैं, वही यूएसए के फार्मर का। ठीक है, पहले और क्या क्या है उसके बाद। अब वो क्या करता है, ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर। अब वो जो बफेलोज से मिल्क निकलता है वो अपने आसपास
के डेयरी शॉप से सेल कर देता है। ही इज मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑल्सो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी मेंबर है, विच ऑल्सो एडवाइज हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉर्डर for his animal, safety measures to protect the health of the livestock and artificial insemination। तो मतलब इतनी सारी एडवाइजेस भी उसको मिलती हैं कोऑपरेटिव्स उससे कि कैसे आपको किस टाइप का फॉर्डर ग्रो करना है, कैसे आपको आपको अपने क्रॉप्स की सेफ्टी मेंटेन करके रखना है, ऑल दीज थिंग्स। ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज, की फैमिली मेंबर्स भी उसकी बहुत हेल्प करते हैं। एंड सिमिलरली ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम बैंक फॉर द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय HYV सीड्स। अब HYV सीड्स को ग्रो करने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट मतलब लगाने के लिए भी वो कहाँ से, कोऑपरेटिव बैंक से क्रेडिट ले लेता है। एंड आफ्टर ऑल पूरे प्रोडक्शन के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद वो अपने प्रोडक्ट कहाँ बेच देता है, इन मंडी, जो कि अब उसके नियर बाय प्लेस पर लोकेटेड, नियर बाय टाउन पर लोकेटेड है। सिंस मेजॉरिटी ऑफ फार्मिंग डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज दे आर फोर्स्ड टू सेल। अब वो क्यों बेच देते हैं अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि उनके पास स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं होती। उन्होंने क्रॉप तो ग्रो कर लिया, लेकिन अगर वो ऐसे ही रखेंगे तो वो डेफिनेटली वेस्ट हो जाएगा, तो उनके पास स्टोर करने के लिए स्पेस नहीं होती, इसलिए वो क्या कर देते हैं, वो सेल आउट कर देते हैं। सो दे आर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम। उनकी जितनी लागत लगी है ना, उतना भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, इनकम नहीं मिलती, उसके बाद भी उनको सेल करना पड़ता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव द स्टोरेज facility. So in recent year the government has taken some steps to develop storage facility. तो गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स ली हैं स्टोरेज प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को। तो कौन कौन सी हैं देखते हैं यहाँ पे। अब देखो, तो इतनी फैसिलिटीज एक इंडियन फार्मर के पास है। सेकेंड सिचुएशन हम देखते हैं यूएसए के फार्मर के। यूएसए का जो फार्मर है उसके पास एवरेज साइज का फार्म है यूएसए में, एंड मच लार्जर देन दैट ऑफ इंडियन फार्म। तो वो उधर के लिए तो एक यूजुअल नॉर्मल साइज का है, एवरेज साइज का है, बट वो इंडियन फार्मर से बहुत बड़ा है। इंडियन फार्मर के पास जो है ना, उससे काफी बड़ा है। अ टिपिकल फार्म साइज इन द यूएसए इज 250। एक नॉर्मल जो साइज होता है ना फार्म का वहां के फार्मर्स के लिए, दैट इज 250 हेक्टेयर्स। और अगर इंडिया में वो 1.5 हेक्टेयर्स भी है, वो भी हमें ज्यादा लग रहा था। तो देखिए, द फार्मर जनरली रेसाइड्स इन द फार्म। फार्मर कहाँ रहता है, फार्म में ही रहता है। सो आई होप दिस मच इज, ये क्या हो गया भाई, ये तो हो गई हमारे इंडियन फार्मर वाली बात, हम यहाँ कर रहे थे। Yes, so a farmer generally resides in the farm. Some of the major crops grown, अब वो कौन कौन से क्रॉप्स को ग्रो करता है देखते हैं यहाँ पे। दैट ही ग्रोज कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन, शुगर बीट, तो इस टाइप के क्रॉप्स ही ग्रोज। जॉय होरन, जो कि फार्मर का नाम है, जो होरन, अ फार्मर इन द मिड वेस्ट यूएसए इन लोवा स्टेट, ओन्स अबाउट 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो एक और फार्मर है वहां पर, मतलब दैट फार्मर, द नेम ऑफ दैट फार्मर इज जो होरन। तो उसके पास कितना, मतलब यूजुअली नॉर्मली वहां पे जो फार्मर के पास लैंड होता है दैट इज ऑफ 250 हेक्टेयर्स। इसके पास कितना है, 300 हेक्टेयर्स लैंड है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर। ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट द सॉइल वाटर रिसोर्स मीट द नीड ऑफ दिस क्रॉप। तो वो कब ग्रो करता है, देखिए वो कॉर्न ग्रो करता है तब वो देख लेता है कि सॉइल में उतना वाटर अवेलेबल है कि नहीं, विच इज रिक्वायर्ड। एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट, कीड़े इंसेक्ट्स जो लग जाते हैं ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूजेस द एडिक्वेट पेस्टिसाइड्स। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड द सॉइल सैम्पलिंग के लिए, सॉइल टेस्टिंग के लिए भी सॉइल को वो भेजता रहता है लेबोरेटरीज में। द रिजल्ट हेल्प जो हॉर्डन टू प्लान साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम। अब ये जो प्रोसेस करता है उसका रिजल्ट उसको किस चीज में हेल्प करता है कि ही विल बी एबल टू फाइंड आउट द रिजल्ट एग्जैक्टली। हिज कंप्यूटर इज, उसका कंप्यूटर जो है, उसके पास कंप्यूटर भी है एज अ फार्मर, वो जो कि सैटेलाइट से कनेक्टेड है, विच गिव हिम अ प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। उसके पूरे फील्ड की, पूरे लैंड की एक प्रिसाइज पिक्चर भी प्रोवाइड करता
जाता है। दिस हेल्प टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर एंड सेंड पेस्टिसाइड्स। वो जो है उसको जो मतलब when he is using the satellite, तो it also help him in providing the chemical fertilizers also। और उसके अलावा वो इक्विपमेंट्स भी यूज करता है लाइक ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल, लेवलर्स, कंबाइंड हार्वेस्टर्स एंड थ्रेसर्स। तो ये सारे इक्विपमेंट्स, मशीनरीज ही ऑल्सो यूजेस फॉर द फार्मिंग सिस्टम। सो द ग्रेन, अब उसके बाद जब वो प्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद ग्रेन को भी वो स्टोर करके रखता है लॉन्ग टाइम तक। सो द फार्मर इन यूएसए वर्क लाइक अ बिजनेसमैन। अब यहाँ पे जो फार्मर है ना वो एक बिजनेसमैन की तरह वर्क कर रहा है, नॉट लाइक द पीजेंट फार्मर्स। तो हमने देखिए दो डिफरेंट केस स्टडीज देखी इंडियन फार्मर की। तो देखिए मेहनत तो दोनों बराबर कर रहे हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जो यूएसए वाला फार्मर ही इज वर्किंग स्मार्टली, ही इज वर्किंग लाइक अ बिजनेसमैन, और इंडियन फार्मर जो है वो नॉर्मल प्रिमिटिव टेक्निक को ही यूज कर करके वैसे। तो यू कैन सी हाउ मच डिफरेंस इज देयर इन द एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड यूएसए। सो वी नीड अ प्रॉपर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर में, हमें प्रॉपर डेवलपमेंट चाहिए सो दैट वी विल बी ऑल्सो डेवलप्ड इन आवर फील्ड। और हमें पता है ऑलरेडी इंडिया में मोस्ट पॉपुलेशन किस चीज में एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर में। सो डेफिनेटली इस ग्रोइंग पॉपुलेशन को नीड को फुलफिल करने के लिए वी नीड द डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल। सो आई होप इतना टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। ये चैप्टर आपका यही फिनिश होता है। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ विथ मोर इंटरेस्ट, मोर एंटरटेनमेंट। तो बने रहिए मेरे साथ शिक्षाशास्त्र एजुकेशन में, जहां जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर में साथ में मिलने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू कैन पुट द कॉमेंट ऑन द कॉमेंट बॉक्सेस वेयर यू विल गेट ऑल द सोल्यूशन। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।